कि इसमें मांस है या सिंपल चीज है वो खबर खा लेते हैं ना। और हम लोग बड़ा ध्यान रखते हैं जो लोग वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन की बजाय नॉन वेजिटेरियन शुरू है, लेकिन आगे ये वेजिटेरियन को छोड़ेगा थोड़ी बेटा, उसके टच में आ जाएगा तो वेजिटेरियन भी बीच में ही आ जाएंगे। सो दिस इज द रीजन कि मंकी पॉक्स बीमारी हमारे लिए बहुत बीमारी है। और जो इन्होंने बताइए डगनस बताई है, दो लगेंगे बेटा इसकी डोज। पहली से शायद 65% है, अब ऐसा है 75%, और जब दो डोज लगे तो 82% तक सेफ हो। 18% अभी भी रिस्क है, बात समझ गए आप। लेकिन 100% की तो अभी भी गारंटी नहीं दे रहे, 2 डोज ले ली आप बच जाओगे ना, लेकिन कुछ बेटर हो सकता है। तो सेकंड न्यूज़ है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विल पावर इंडियाज ग्रोथ। अभी अपने पीछे री इन्वेस्टर्स की एक टर्म पड़ी थी, ठीक है। फर्स्टली री का मतलब क्या होता है कि दोबारा से किसी चीज़ को यूज़ करना, कहते हैं रीयूज़ करना, री इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो री का मतलब क्या होता है, दोबारा से यूज़ करना। तो न्यूज़ में क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विल पावर इंडियाज ग्रोथ, तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने एक टर्म के बारे में फोकस बताया गया किस चीज़ पे, री इन्वेस्टर्स पे। देखो अपनी जो इकॉनमी है ना वो 5th नंबर पे है, ठीक है। इसके मामले में रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में अपनी जो इंडिया की इकॉनमी कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे है। तो हमने क्या कोशिशें है कि कौन से नंबर पे आ जाए, आप 3rd नंबर पे आए। अपनी जो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है ना, अपन डेवलप कर रहे हैं। डेवलप कब तक हो जाएंगे, क्या टारगेट रखा मैंने, 2047 तक टारगेट रखा है। ओके, 2040 का टारगेट है बेटा, समझ गए ना। चलते तो इन्होंने पॉइंट्स कुछ बताए कि आप कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, अभी एक पीछे मैंने पढ़ा था सोलर प्लेट्स का, ठीक है। अगर आप जैसे हर एक घर में एक सोलर प्लेट्स प्रोवाइड की जाएगी, कुछ ऐसी स्कीम चली थी ना पीछे से भी जो लागू होगी, तो ऐसे कुछ ना कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए हैं अपनी सरकार ने, जिससे क्या हो सके अब रिन्यूएबल सेक्टर को ग्रोथ कर सके, ठीक है। और 2047 तक का मैंने बता दिया कि अपना टारगेट रह चुका है। तो हमने ना पीछे 2047 में अपने 100 साल हो जाएंगे बेटा, है ना, याद है ना आपको। हमारा टारगेट है कि 100 सालों में हम हर भारत को स्वर्ण युग में ले जाएंगे ना, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की अभी मैंने बताया, उन्होंने अपना भाषण वगैरह दिया, तो उन्होंने क्या किया है, 1,40,00,000 कुछ ऐसी टर्म है। इतने लोगों ने ना, इतने इंडियंस ने शब्द दिए कि अब हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सोलर प्लेट्स वगैरह का यूज़ करेंगे, या फिर कोई भी उनकी स्कीम्स वगैरह चलेंगी, उनके सेक्टर में आप जब भी एंटर करते हैं तो उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। उनको शपथ दिलाई गई है। तो मैं थोड़ी सी ध्यान रखता हूँ, देखो आप लोग इतने लोग बैठे होता है, किसी के घर लगा सोलर, एक रिंदर तेरे लगा है, और कोई तो देखो 20 में से अगर एक के लगा है तो इसका मतलब यह है कि भारत की करोड़ कितनी आबादी बेटा, तो हम सारे लगा लें तो कितनी एनर्जी आ जाए हमारे पास। अरे मुफ्त मिल रही है, जैसे कहते हैं ना परमात्मा ने मुफ्त चीजें बनाई हैं। सूरज कभी कहता है कि मैं कम दूंगा, किसी को सबको बराबर समझ जाए ना, भगवान है भाई, भगवान तो सब सारे बच्चे हैं उसके, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं बेटा। तो कहता भी चाहे हरिंदर लगा ले, चाहे निशा लगा ले, चाहे वर्षा लगा ले, ठीक है बेटा, कोई लगा लो, मैं तो उतनी एनर्जी दूंगा, उतनी ही आपको ये हवा है जैसे बेटा, किसी को कम मिलती है। परमात्मा ने चीजें ऐसी बनाई हैं जीवन के लिए, तो परमात्मा कहते हैं कर यूज कर जितना कर सकता है, क्यों बेटा, है ना। पानी है बेटा, कहते हैं ना कर जितना यूज करता है। तो ये सारी एनर्जी हैं, दीज आर सोर्सेज एंड सोर्सेस, इनका यूज करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। बात समझ गया। 2047 तक का टारगेट है कि हम अगर जितनी बिजली इकट्ठी कर लेंगे। अब देखो बांग्लादेश का क्या हाल है, हमने बिजली बंद कर दी, उसकी कर दी थी ना डानी ने बंद, तो क्या हाल हो गया बेटा उसका, ना। फिर पैसे दे पहले पुराने, बांग्लादेश को यही कहा था ना डानी ने। और देखो चाहे कुछ भी है, प्रेशर है तो हाँ, अगर मान लो वहां पे सोलर सिस्टम लगे हो, इतनी एनर्जी हो, वो कह यार डानी तू कल भी करता बंद, आज कर दे, सारे को तो सूर्य भगवान है ना। पर लोग सोलर लगेंगे ना, अभी जब सोलर लगेंगे तब भी बात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एनर्जी को पहले इकट्ठी करो, फिर उसका यूज करो, दिस इज द पॉइंट। तो पीछे के ग्रोथ का डाटा है, एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आया, मतलब अच्छी बात है हमारे लिए। पिछले कुछ 8.5 सालों में ना 8.5 ईयर्स में 35 गीगावाट से अपन ने कितना जूम कर दिया,
174.53 तक आप पहुंच चुके हैं गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। इतनी एनर्जी अपना अपन ने क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया, मतलब इकट्ठी अब बैठो, कोई नहीं, अब खत्म कर लिया, इकट्ठी कर लिया, ठीक है। तो इंडिया इन एनर्जी के सेक्टर में 4th रैंक पर आता है। तो पीछे एक बजट आया था अपना, ठीक है। बजट में ना एनर्जी के लिए कितनी फंडिंग हुई थी, 10,000 करोड़ की फंडिंग्स भी हुई थी इन सोलर प्लेट वगैरह सिस्टम सोर्सेज के लिए, ठीक है। ये था सारा कुछ न्यूज़ में समझ आ गया। इम्पॉर्टेंट क्या है, सोलर प्लेट्स वगैरह वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि हर घर एक सोलर प्लेट होनी चाहिए। नेक्स्ट वीक पे तो बात समझ आ गई ना। देखो, सनलाइट, विंड एंड अदर्स एग्जांपल्स इन दिया। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी है क्या। रिन्यू का मतलब है जो रोज ही नई आ जाती है, रोज ही नई मिलती है हम लोगों को, रिन्यू हो जाती है, पुरानी चाहे कि न्यू हो जाए। बात समझ गया? रिन्यू का वर्ड समझ गया ना बेटा? रिन्यू का मतलब होता है नई बन रही, वंस अगेन न्यू। क्लियर होगी बेटा? अभी हम कहते हैं ना, अभी किसी की रिन्यूअल करवा दो ना, ये हमारा एक्सपायर हो गई चीज, जैसे आप ये जो पैक हैं इनको रिन्यू करवाते हो ना बेटा, इसको रिचार्ज बोलते हैं। बात वही है, वो भी रिन्यू ही हो रहा है एक तरह से ना, नए सिरे से, नए से रिचार्ज, रिन्यू। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जिस एनर्जी को हम दोबारा से ग्रहण कर सकते हैं या इकट्ठी कर सकते हैं, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है बेटा, ये दिख रही है ना आपको, सूरज से आ रही है बेटा ना। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं धीरे-धीरे। मैं तो फिर आपको नेक्स्ट न्यूज़ है साइंटिस्ट सीक ये मैं एक बार बस देखते जाओ जहाँ जहाँ मैं रुकता हूँ मैं। ठीक है बेटा, दूसरा फोटो दिखा रहा हूँ आपको रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है बेटा, 10,000 करोड़ ना। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब आइए ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है साइंटिस्ट सीक ट्रांसपेरेंसी इन विज्ञान पुरस्कार सिलेक्शन प्रोसेस। अभी जो अपने साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको कुछ इनिशिएटिव करते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, तो उनको अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, तो अपने एक साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या है, अजय सूद, एक साइंटिस्ट है, उनकी ना एक उनको अवार्ड मिलना था या मिल चुका, पीछे भी काफ़ी मिल चुके हैं और अभी भी उनको मिल रहा है। ठीक है, तो क्या बात की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल साफ, अपने सामने जो भी अपने को अच्छी तरह से दिखाई देना, हर एक पॉइंट क्लियर होना, पॉइंट टू पॉइंट अपने को हर एक बात पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एक अवार्ड है, क्या नाम है उसका, विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, साइंटिस्ट को दिया जाता है, इसके लिए ना एक कमेटी बनाई जाती है। कौन होस्ट करता है इसे, एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी में क्या डिसाइड किया जाता है कि किस साइंटिस्ट को देना है। फॉर एग्जांपल 10 साइंटिस्ट हैं तो 10 को तो नहीं मिलेगा, एज एग्जांपल 5 को मिल जाएगा, 6 को मिल जाएगा, जिनका अपनी टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में बहुत ज़्यादा योगदान होगा, उनकी स्किल्स काफ़ी अच्छी होंगी या इनोवेटर्स होंगे किसी ना किसी चीज़ में, उनको ये पुरस्कार मिलता है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि मिलेगा तो 6-7 को, पर आएंगे सारे अटेंड तो वो 10 के 10 साइंटिस्ट करेंगे। ठीक है, तो उनको वो क्या कह रहे हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए कि इनको किस बात का वोट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यही था न्यूज़ में कि उनको ट्रांसपेरेंसी की मांग की जा रही है कि इनको किस स्किल्स के बेसिस पे ये अवार्ड दिया जा रहा है, इन्होंने क्या इनोवेट किया है, क्या काम के लिए इनको दिया जा रहा है। चाहे आप हमें ना दो, पर हमें पता होना चाहिए कि इनको किस इनिशिएटिव के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की मांग की है उस कमेटी से जो कमेटी होस्ट करती है इस अवार्ड। ठीक है, समझ आ गया न्यूज़ में क्या था। तो ये डे कब होता है, 11 मई को। ठीक है, कब दिए जाते हैं ये अवार्ड, 11 मई को इन सभी साइंटिस्ट को ये वाले अवार्ड्स दिए जाते हैं। कौन सा, विज्ञान पुरस्कार। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विज्ञान पुरस्कार पीछे से ही चलता आ रहा है या अभी चल रहा है, तो अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ, पीछे कुछ और अवार्ड थे। तो लोगों ने क्या कहा है कि पीछे वाला जो अवार्ड का सिस्टम था ना, वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसमें सभी साइंटिस्ट को कुछ ना कुछ दिया जाता था और उसमें ट्रांसपेरेंसी थी। इस वाले अवार्ड में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो साइंटिस्ट ने ट्रांसपेरेंसी की मांग की है कि हमें पता होना चाहिए। समझ आ गया। तो इसमें क्या था कि कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है, कि साइंटिस्ट ने कहा था अजय सूद। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझते हो ना बेटा? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है बिल्कुल साफ सुथरा, शीशे की तरह ना। अब देखो, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा ट्रांसपेरेंसी और दूसरे चीज में क्या फर्क है। मान लीजिए आपके कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट चुनना है ना, एक तो प्रिंसिपल या 2-4 आपके जो बैठे हैं मैडम्स हैं ना बेटा, जो प्रोफेसर हैं, वो चुन दें, ये चुन दें। एक ये है कि ये रख दें कि इसने 4 सालों में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, 4 साल
कल्चरल में लिए हैं उसके नंबर अलग अलग हैं, स्पोर्ट्स में कितने नंबर लिए हैं, एक ट्रांसपेरेंसी आ गई ना। तो पता है मेरे भैया इसमें इतने नंबर आए हैं, मैं मेरे मार्क्स कितने हैं टोटल, घर बैठे लगा सकती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। फिर आप लड़ सकते हो बेटा राइट के लिए, सर मेरे नंबर तो इतने हैं, ये देखो मेरे कल्चरल में भी इतने नंबर हैं, मेरे स्पोर्ट्स में भी इतने नंबर हैं, मेरे एकेडमिक में भी इतने नंबर हैं, तो फिर मेरे को मैं टॉप तो नहीं करेंगे, टोटल लगाओ आप, मेरी इससे ज्यादा बनती है। मान लो कंचन को दे दिया, हरिंदर को नहीं दिया ना, तो कंचन क्या करेगी, अपने नंबर गिनेगी ना, मेरे हरिंदर से कम तो नहीं है, ये टोटल बना मेरा, ये डिमांड है। आप समझ गए बेटा, ये ऐसे मत चुनो, कुछ ट्रांसपेरेंसी रखो, कुछ नियम बनाओ, ठीक है ना, नियमानुसार हमें जो मान लो साइंस में किसी ने कोई खोज कर दी बेटा, उसके मार्क्स रख दो ना, अगर खोज कर दी उसके 50 नंबर रख दो, 50 नंबर देंगे हमको, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो ये पीछे वाला कौन सा था, शांति स्वरूप भटनागर, जिसको रिप्लेस करके अपना कौन सा नया वर्ड आ गया है, विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। तो मेनली नाम किसका याद रखना है कि रिसेंटली में कौन सा है, विज्ञान पुरस्कार, और इसकी ना टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है, जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। टैगलाइन अगर पूछे तो क्या है इसकी, जस्टिस फॉर ऑल। ये 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर हर साल दिए जाएंगे, ठीक है बेटा, ये अनाउंसमेंट, ठीक है। और एक नेशनल स्पेस डे हमारा 23 अगस्त, 23 अगस्त आने वाला है ना, सॉरी 23 सितंबर, यस, ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। अब हमने किया भी था ये ना, बनाया भी था ये, तो स्पेस की अभी अपनी हुई है ना, सैटेलाइट्स वगैरह नहीं है, उनको दिए गए थे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाउ टू इमरजेंसी प्रोविजंस इम्पैक्ट सेंटर स्टेट रिलेशन। अभी हमने ये भी पढ़ा हुआ है टर्म इमरजेंसी, या इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आपातकालीन, फॉर किसी भी तरह का अगर कोई क्राइसिस आ जाए इकॉनमी पे, अपने पर्सन पे, किसी भी कंट्री पे आ सकता है, पूरी इंडिया पे आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आपातकालीन। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लगा लो, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब अपनी जो इकॉनमी है वो क्या कर रही है, डेवलप नहीं कर रही, उसकी वजह से वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। मतलब उनके पास पैसे तक नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है खाने तक के लिए, अपनी जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहेंगे, कि मतलब पैसों के मामले में क्राइसिस आ गया, ठीक है। तो अभी ना ये एक पॉइंट समझा रही हूँ, इमरजेंसी में क्या कर दिया जाता है, अगर किसी देश पे या कंट्री पे इमरजेंसी लग जाती है ना, तो जो उनकी जनता होती है ना, उनके ना राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, छीन दिया जाता है, ठीक है। मतलब उनको ना तो किसी चीज़ की मांग कर सकते हैं, ना कोई आवाज़ उठा सकते हैं, ना छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो उनके क्या फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, या फिर उनसे छीन लिए जाते हैं उस इमरजेंसी टाइम पे, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है कि एक पीपल्स को उनकी आज़ादी छीन लेगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट इसमें क्या बताया गया कि एक ये भी तो मेन पॉइंट है ना, अपने रिलेशंस खराब करते हैं, जो जनता को जब मिलेगी नहीं तो वो उसके अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है। तो इससे अपने क्या होते हैं, रिलेशन काफ़ी खराब हो जाता है। तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि इमरजेंसी की वजह से अपने रिलेशन वगैरह क्या होते हैं, इम्पैक्ट हो जाते हैं, बुरा असर पड़ता है, और अपनी जल्दी जल्दी से अब अपनी इमरजेंसी के टाइम पीरियड को कवर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इमरजेंसी का बताया गया कि इसमें आर्टिकल कौन कौन से तक कवर है, आर्टिकल 350 टू 360 तक अपनी इमरजेंसी को कवर किया गया है। इन आर्टिकल्स में 3 तरह की इमरजेंसी है, एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, और एक बनाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनको शायद पता होगा, ये तीनों के अलग अलग आर्टिकल है। पहले तो बात ये है, नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे वार लग गई है ना, एक्सटर्नल अग्रेशन हो गया बेटा, आर्म्ड कोई रेवोल्यूशन हो गई, मतलब जो सेना है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है ना बेटा, बात है। और अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहीं पर खराब हो गई है, जैसे हालात बंगाल में चल रहे थे, लोग डिमांड कर रहे थे ना, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है ना, ममता बनर्जी सही नहीं चला रही वहाँ पे। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्या होती है, जब पैसे ना हो जिसके पास, लोगों के पास पैसे ना हो। पीछे आप देखें पाकिस्तान में हालात क्या हो गए बेटा ना, कई देशों में उनके पास खाने को पैसे नहीं होते, फिर किसी से कर्जा लेते हैं, बोल लेते हैं, उसको फाइनेंशियल कहते हैं। हम अगर हम परिवार में भी देख ले बेटा, कई बार फाइनेंशियल दिक्कत आ जाती है ना बेटा, 20-50 लाख की जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में। मान लीजिए कोई बीमार हो गया, उसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। बात समझ गया ना बेटा, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब पैसे की लोड है, देश को भी जरूरत हो सकती है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी वाली
जैसे ममता बनर्जी की मैंने एग्जांपल दिया, बंगाल में जो हालात चल रहे हैं, कई बार यहाँ पे भी लगाए गए, जम्मू कश्मीर में भी है ना, लगाते हैं ना प्रेजेंट रूल बेटा, जो हालात खराब हो जाते हैं, गुरबाजी मारना शुरू कर देते हैं। तो वार जब होता है, 2 बार वार हुआ हमारा, इमरजेंसी लगी है ना। देखो भाई 2 बार वार लगा है, हमने ये लगी है, वहां पे इमरजेंसी लगी है, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, उसका लोगों ने बहुत विरोध किया। तो कुछ भी नहीं है देश है, तो हमें इमरजेंसी लगाती तो बहुत विरोध हुआ था, इसीलिए इंदिरा गांधी हार गई तब 1977 में जब इलेक्शन हुए थे, तो हार गई थी ना 1977 में। क्यों हार गई थी भाई? लोगों को लगा था कि ये अपने स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाती है, अपनी मनमानी करना चाहती है, मनमानी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यही था न्यूज में कि कुछ ये चार्ट देख लो किन किन टाइप्स की इमरजेंसी होती है। न्यूज में क्या था कि ये अपनी जो नॉर्मल इसके पॉइंट्स है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इससे अपने क्या होते हैं, रिलेशंस अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि कैसे अफेक्ट होते हैं। जब जनता के राइट्स कुछ नहीं लिया जाता है तो वो उनके अगेंस्ट हो जाती हैं और अपने रिलेशंस वगैरह खराब हो जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया न्यूज में क्या था। तो नेक्स्ट न्यूज है तमिलनाडु के बारे में। अपने को एक बात पता है कि तमिलनाडु की एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है, ठीक है, बेटर हो चुकी है पहले के टाइम से। तो उसी के लिए एक बात की जा रही है, व्हाई इज तमिलनाडु एजुकेशन फंडिंग ऑन होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है कि अभी कोई काम एक बार ही रोक दिया गया, होल्ड पर कर दिया गया, ठीक है। तो उनकी ना फंडिंग्स होती हैं, हर एक एजुकेशन सिस्टम, हर एक कंट्री के लिए एजुकेशन के लिए फंडिंग्स होती है ना। तो इनके लिए एक स्कीम चलाई गई थी तमिलनाडु एजुकेशन के लिए। कौन सी स्कीम थी? समग्र शिक्षा स्कीम। कौन सी स्कीम थी? समग्र शिक्षा स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है, जो अपनी 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग देती है कि आप आगे अपनी जो जितने भी आपकी स्टेट्स हैं, आपकी डिवाइडेशन में है, उनको ना आप अपनी फंडिंग दें। तो क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना पैसे दिए, पर उनको आगे स्टेट को नहीं पहुंचे, किनको नहीं पहुंचे, तमिलनाडु को मतलब उनकी फंडिंग्स नहीं मिली। जब फंडिंग्स नहीं मिली, उनका काम रुक गया एजुकेशन के सिस्टम में। तो ऑब्वियस देखो, अपनी जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, यहीं से उनको थोड़ा पैसा वगैरह आती है ना, उनकी सैलरी वगैरह आती है, तो उनका सारा कुछ सिस्टम रुक गया। तो ऑब्वियसली उनकी जो एजुकेशन सिस्टम के डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने आवाज़ उठानी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने पता है हमारी ये जो फंडिंग्स है क्यों रोकी है, क्योंकि इन्होंने ना स्कीम थी। कौन सी स्कीम थी? एनईपी, नेशनल एजुकेशन प्रोजेक्ट था, एजुकेशन की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये नई पॉलिसी में आपके पढ़ाई हो रही है ना, और नई पॉलिसी के तहत हो रही है सभी कॉलेज के अंदर, नए सिलेबस इसीलिए बन गए, नए सिस्टम अपने ना, सेमेस्टर सिस्टम हो गया, जो भी हो गया, वो नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हो रहा है, ठीक है। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलाई गई थी ना, तो ना तमिलनाडु ने इसके लिए रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इस हमने इनके लिए रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने गुस्से में आके हमें क्या नहीं दी, फंडिंग्स ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमारे साथ ना MOU साइन कर लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लो, जिसमें आपको क्या करना होगा कि अपनी जो स्टेटमेंट अपनी जो स्टेट्स है ना, उसमें क्या लागू करना होगा, NEP लागू करना होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी होगी। पर तमिलनाडु ने सीधा सीधा इसके लिए रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि इसमें ना 3 लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तमिलनाडु की, तो जो उनकी है तमिलनाडु वाली लैंग्वेज, एक कहा जा रहा है हिंदी को, एक कहा जा रहा है इंग्लिश को। तो तमिलनाडु कह रहे हैं कि हम अपनी लैंग्वेज छोड़ के इनको बढ़ावा क्यों दें, इंग्लिश हिंदी को बढ़ावा क्यों दें? क्योंकि 2 लैंग्वेजेस में अपने को 2 चूज करनी होती है, तो एक तो अपने को एडिशनल रखनी ही पड़ेगी और फोकस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो तमिलनाडु की सरकार, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम इन पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट ही है, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को कम क्यों दें, हम बढ़ावा ही देंगे। तो उन्होंने आगे से क्या मांग रखी है कि हम 3 लैंग्वेजेस नहीं, हम 2 लैंग्वेजेस पर फोकस करेंगे। हिंदी को हटा दिया जाएगा, किसको ऐड करेंगे अपने साथ? इंग्लिश को ऐड करेंगे। एक तमिलनाडु लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो आगे इनका डिसीजन होगा, अभी इतना नहीं बताया, तो बता दिया गया कि NEP के लिए उन्होंने MOU के लिए साइन करने के लिए कहा था कि अपनी स्टेट्स पे क्या लागू कर लो, NEP लागू कर लो। आगे से तमिलनाडु ने अपनी एक और ऑफर रख दी कि हम हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा नहीं देंगे, ठीक है। तो यही था सारा इसमें। देखो बेटा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल इंडिया के लिए बनाई है उन्होंने। एक स्टेट है जहाँ पर ना तमिलनाडु का तमिल लैंग्वेज और इंग्लिश वहाँ 2 ही चलती हैं, हिंदी वहाँ प्रेफरेंस के तौर पर नहीं यूज करते, मतलब कोई ऑप्शनल लेना चाहे तो ले सकता है, मतलब दोनों कंपलसरी हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने नेशनल एजुकेशन, हालांकि वो कहते हैं हमने तो NEP पहले ही लगा रखी है,
आप देखो हमारी एजुकेशन बेटर है, तो हमें हमें क्यों फोर्स किया जा रहा है कि हम ये लागू करें? जो 3 भाषाएं आपने लिखी हैं एनईपी में, तो 3 भाषाएं कौन कौन सी लिखी हैं वहाँ पे? इंग्लिश, हिंदी और रीजनल इंग्लिश, ठीक है बेटा? तो तीन भाषाएं हैं, वहाँ पर हिंदी का ही चक्कर पड़ गया, तो वो लागू नहीं कर रही, इसलिए जो फंडिंग है वो सेंटर ने रोक रखी है इसकी, तमिलनाडु गवर्नमेंट की। हो सकता है ये कारण ना बताया हो, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट कहती है यही कारण है कि हमने एनईपी लागू नहीं की भाई, इसलिए हमारे 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 को आप पैसे नहीं दे रहे हैं ना, जो अच्छी बात नहीं है, हमारे पैसे, ठीक है? तो अगर इसी में अगर क्वेश्चन बनेगा किसका बनेगा, इस स्कीम का बनेगा समग्र शिक्षा स्कीम का, तो इसमें अगर पूछ लें तो क्यों बनाई गई थी? फॉर प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, ठीक है? किस चीज़ के लिए बनाई गई थी? एक तो ऑनलाइन सिस्टम से, जैसे अपन न्यूज़ वगैरह करते हैं ना, ये ऑनलाइन आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये वाला सिस्टम देना सभी स्टूडेंट्स को। फॉर डेवलपिंग स्कूल, फॉर बेटर टीचर्स भी ऐसे होने चाहिए कि जिनको आप टेस्ट हो चुके हों, मतलब एक उनका एनालिसिस करके, ऐसे नहीं कोई भी टीचर ने कहा कि हमारी इतनी है एजुकेशन कि हमें लगा लो, तो पहले उनका क्या होगा? एनालिसिस वगैरह होगा, मतलब बेटर टीचर फॉर प्रोवाइडिंग गुड बेटर एजुकेशन, ये सारा इसका क्या था? एम्स वगैरह है इस स्कीम्स पे, ठीक है? तो वर्ड ऑफ द डे सेंसोरियस है नहीं लो है उसकी निपा डेथ, ठीक है? छोटी सी न्यूज़ है, जल्दी जल्दी से सुन लो। कर्ब्स इन मालापुरम आफ्टर निपा डेथ, 126 प्राइमरी कॉन्टेक्ट क्वारंटाइन। अभी मालापुरम एक कंट्री है, ठीक है, जिसमें ना निपा वायरस, हमारे पीछे पड़ा था ना, निपा वायरस किन से फैल रहा था? ये बैट से फैल रहा था, ठीक है? वो अपने को बाइट कर जाते थे, उसकी वजह से उनका वायरस अपने में ट्रांसमिशन हो जाता था। इसकी वजह से ना एक पर्सन की डेथ हो चुकी है और बहुत बुरे तरीके से उसकी डेथ हो गया, मतलब काफ़ी उसकी बॉडी में ना अफेक्ट किया था इस वायरस ने। तो वो पर्सन ना 126 पर्सन के साथ कांटेक्ट में आया था, जब वो पीछे वाला उसका जब डाटा देखा 10 to 12 डेज में कितने पर्सन के साथ आया था, 126 पर्सन के कांटेक्ट में आया था, और उन सभी पर्सन को क्या कर दिया गया है? क्वारंटाइन कर दिया गया। देखो वो 126 पर्सन किसी और के कांटेक्ट में जाएंगे, उनमें ये वायरस आएगा, तो वो 126 पर्सन को ही 21 डेज के 14 डेज के इतना कुछ है कि क्वारंटाइन कर दिया गया, ठीक है? और इसकी ना अभी कोई वैक्सीन वगैरह या इतनी अच्छी मेडिसिन नहीं बताई जा रही है। अगर एक केस काफ़ी मतलब बुरा लगा कि है ना काफ़ी अफेक्ट कर रहा है, तो फिर बनाई जाएगी इसकी वैक्सीन, ठीक है? आज का बेटा बेटा सेंसोरियस है ना, करना होगा ना, करते हैं कि नहीं करता ना, इसे उम्र उठा करते हैं लोग तरीके से ना, तो एक हार्श लैंग्वेज, हार्शली क्रिटिक और एक्सप्रेसिव सेंस है ना, और सेंसर डिसअप्रूविंग, कंडेमनिंग या कंप्लेनिंग, है ना, ये मीनिंग है बेटा। और इसका सेंटेंस इसने बनाया है, क्या बनाया भाई यहाँ पे? यस, है ना? चलो ओके हो गया, समझ गए ना? बस लैंग्वेज समझ गए तो ओके। के बाद लास्ट बेटा जो हमारा क्वेश्चन करते हैं क्या है कि पालाम्यू टाइगर रिजर्व फोर्स कहाँ पे है? क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ, हाँ, झारखंड के अंदर बेटा है, ठीक है? तो ये द रिजर्व फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बिटिया नेशनल पार्क, ठीक है? तो ये भी याद कर लेना है, पालाम्यू टाइगर रिजर्व पार्क। ये जो मशहूर प्लेसेस होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं डेली, इसलिए इसका भी हम ध्यान रखें, ठीक है? तो इसके साथ हम एंड करते हैं बेटा आज की न्यूज़ जो है। और कोई बताओ किसी की कोई प्रॉब्लम?